हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी चैनल। तो यहाँ पर मैं आपको आज हमारा जो यूटेट का एग्ज़ाम आया है उससे संबंधित हम आप यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। यूटेट का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसके बारे में आप लोगों को मैं संपूर्ण जानकारी दूंगी। उससे पहले अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं या हमारे अदर कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे। वहाँ पर आपको हमारी डेमो क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं। और इसके अलावा आपको एक खुशखबरी और देती हूँ कि आप अगर हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, ये वाले कोर्स से या इससे अलग संबंधित कोर्सों से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो है आपका कुसुमखेड़ा चौराही पर हनुमान मंदिर के पास। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे उत्तराखंड से संबंधित जो भी हमारा यूटेट का एग्जाम आता है उससे संबंधित हिंदी का सिलेबस। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा यूटेट का हिंदी का जो पाठ्यक्रम है। ठीक है, पाठ्यक्रम मीन्स हमारा जो सिलेबस है हिंदी का, उसके विषय में बात करने वाले हैं। इसके विषय में क्यों बात करनी है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा जो हमारा पाठ्यक्रम होता है वो क्या होता है, एक तरीके से हम उसे बोलते हैं कि दौड़ का मैदान। जब तक आप अपने मैदान की चारों तरफ बाउंड्री को देख नहीं लेते तब तक आपको ये अंदाज़ा नहीं हो सकता कि उसका डिस्टेंस कितना है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब तक आप अपने सिलेबस को अच्छे से जानेंगे नहीं, आप अपने सिलेबस को अच्छे से समझेंगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपने जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसकी रणनीति कैसे बनाओगी। ठीक है, तो हमेशा कोई भी एग्ज़ाम को देने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनानी पड़ती है, रणनीति बनानी पड़ती है। और उस रणनीति का जो सारथी होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है सिलेबस। तो सिलेबस डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें अंदाज़ा आ जाएगा कि हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है ना। ज़रूरी नहीं है कि हमें सारी चीज़ें पढ़ के ही जाना होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ रणनीति से, कुछ चालाकी से अगर हम लोग एग्ज़ाम को देखें, पढ़ें, तो हम अच्छे से अपना स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो हिंदी का पाठ्यक्रम बताया है, ये हमारा जो पाठ्यक्रम होता है ये 2 भागों में विभाजित होता है। 2 भागों का मतलब है कि आपका जो व्याकरण है, मतलब कि जो आपकी हिंदी होती है ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक आता है आपका 15 नंबर का, ठीक है, दूसरा आता है आपका 15 नंबर का। तो ये जो टोटल मार्क्स होते हैं इसमें हमें कितने लाने हैं, 30 लाने हैं। ठीक है, और अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, अगर आप लोगों ने अच्छे से इसको समझ लिया है तो आप व्याकरण से 15 ला सकते हैं और 15 आप अपनी भाषा शिक्षण से ला सकते हैं। अब ये 2 भागों में कैसे डिवाइड होता है, देखो, जो आपका यूटेट का सिलेबस होता है इसमें 15 नंबर की आपकी क्या आती है, व्याकरण आती है। ठीक है, जो व्याकरण होती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि अगर हमें व्याकरण अच्छे से पता है तो हम अच्छे से यहाँ से 15 नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अच्छे से समझ लिया। और उसके बाद जो आपकी 15 नंबर बचते हैं वो आता है आपका भाषा शिक्षण शास्त्र, जिसको हम अंग्रेजी में आपको पता है क्या बोलते हैं, पेडागॉजी। ठीक है, तो ये जो पेडागॉजी है इसमें से 15 नंबर लाने बहुत, मतलब कुछ बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि इसके अंदर ये पेडागॉजी क्या है आधे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, शिक्षण शास्त्र क्या है ये समझ में नहीं आता है। जब तक हम इस चीज़ को समझेंगे नहीं, इस शब्द के अर्थ को समझेंगे नहीं, तब तक हम इन टॉपिक्स को कैसे कवर कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमारे लिए इन टॉपिक्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आपके 15 नंबर व्याकरण की बात करूँगी कि इसमें आप क्या आता है और आपको उसमें क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए, आपका जो यूटेट और सीटेट का सिलेबस होता है इन दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। पहले तो ये समझ लीजिए, क्योंकि जो सीटेट होता है वो आपका, मुझे लगता है इस यूटेट से इजी होता है। क्यों, क्योंकि उसमें आपको पूरा सिलेबस दिया होता है, सारा सिलेबस दिया होता है कि हाँ भाई इसमें से ये आएगा और आपने ये पढ़ के जाना है। लेकिन जो यूटेट का सिलेबस है ये पूरी तरीके से संपूर्ण आपको नहीं दिया है ना। इसमें बस आपको कुछ टॉपिक दिए हैं कि आपको ये आएगा, व्याकरण आएगी, शिक्षण शास्त्र आएगा, बस इतना है। ठीक है, आपको पता है आपने क्या करना है, रणनीति बनानी है, आपको अपना सिलेबस देखना है, आपको पहले जानना है कि हमें क्या आना चाहिए। ठीक है, तो चलो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले तो भाषा से संबंधित, यहाँ पे भाषा नहीं दी है। देखो भाषा कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे मैम भाषा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाषा से ही आपका क्या आएगा, व्याकरण निकलेगा, है ना। सबसे पहले क्या आती है, हमारी भाषा आती है। जब ये भाषा हमारी आती है तो भाषा किसके द्वारा आती है, व्याकरण के द्वारा आती है। और जब ये व्याकरण के द्वारा भाषा आती है तो व्याकरण के अंदर हमें क्या पढ़ने पड़ते हैं, वर्ण पढ़ने पड़ते हैं, हमने उसमें व्यंजन पढ़ने पड़ते हैं, उसमें हमें स्वर पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो वर्ण व्यंजन स्वर। अब यहाँ पे देखो ऐसा कुछ मेंशन किया है, नहीं किया। देखा, इस शब्द के अंदर से भी आपसे पूछे जाते हैं, वर्णों से पूछे चले जाते हैं कि कितने वर्ण होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वर्णों के अंदर जो व्यंजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है। यहाँ आपके व्यंजनों में आपका स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, और आपका क्या कहते हैं, संबंधित सारे जितने भी हैं
सारे व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखा डीपली क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर आपसे, डीपली, ठीक है। तो आपने यहाँ देख लिया व्याकरण के अंदर हमें ये पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हमने भाषा पढ़नी है, भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, वर्ण क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, ठीक है। उसके बाद जब हम आते हैं, आपको पता है जब हमने अ आ व्यंजन स्वर पढ़ लिए हैं तो उसके बाद हमने शब्द मिलाना है, राम बनाना है ना। राम बनाना है तो उसके लिए हमने क्या पढ़ना पड़ेगा, शब्द पढ़ना पड़ेगा। शब्द भेद आपको सिर्फ एक दिख रहा है, लेकिन आपको नहीं पता इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे टॉपिक सम्मिलित हैं। कैसे सम्मिलित हैं? जो आपका ये शब्द भेद है, जो आपका यहाँ पर शब्द भेद है, ये रचना के आधार पर अलग होते हैं, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर अलग होते हैं, बनावट के आधार पर अलग होते हैं, प्रयोग के आधार पर अलग होते हैं। मतलब कि आपको यहाँ पे सारे पढ़ने हैं। अब आप कहोगी मैम रचना उत्पत्ति ये क्या है? आपको पता है उत्पत्ति हमारी सबसे पहले तत्सम शब्द, मतलब तत्सम किससे है, संस्कृत से संबंधित है, और तद्भव हमारा हिंदी से तद्भव, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी से संबंधित है। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको इस शब्द के अंदर तत्सम भी पढ़ने हैं और तद्भव भी पढ़ने हैं, और इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, आपको विलोम शब्द भी पढ़ने हैं, आपको पर्यायवाची शब्द भी पढ़ने हैं, आपको एकार्थी, अनेकार्थी, है ना। ये सारे ही शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? शब्द भेद के, ठीक है। कम से कम इसके 6 भेद होते हैं, और 6 भेद के अंदर ना जाने कितने सारे शब्द छिपे हुए होते हैं। तो आपको सारे पढ़ने हैं, है ना। तो देखो एक छोटा सा टॉपिक दे दिया आपको, लेकिन आपको नहीं पता था कि इसके अंतर्गत इतनी सारी चीजें भी होंगी, है ना। तो अब यहाँ चलते हैं संधि। तो संधि हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, स्टार बनाओ, क्योंकि संधि से हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे संधि हमारी कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की है। दीर्घ स्वर, है ना, दीर्घ है आपकी, फिर गुण है, फिर आपकी यण संधि है, अयादि संधि है। तो संधि के अंदर से पूछे जाएंगे कि ये कौन सी संधि है, ये बताओ, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम समाज। समाज से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जैसे आपके समाज कितने प्रकार के, 6 प्रकार के समाज है ना। कहीं पर पूछ ली जाएगा भाई बहन को क्या बोलते हैं, कौन सा समाज है, तो द्वंद्व समाज आ जाएगा वहाँ पे, है ना। इसी तरीके से आपका द्विगु समाज आ जाएगा। चौराहे को कौन सा समाज बोलते हैं, तो द्विगु किसमें आ जाएगा, हमारा समाज में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, आप समझने की कोशिश करो कि इसके अंतर्गत कितनी सारी चीजें है ना। समाज के अंदर बहुत सारे, कितने, 6 समाज है, तो 6 समाज आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद है उपसर्ग और प्रत्यय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी का भी एग्जाम ले लो, कहीं का भी ले लो, यूके त्रिपक्षीय से संबंधित आपका यूटेट टीचिंग, जिससे भी जितने भी एग्जाम होते हैं सब में आपका उपसर्ग प्रत्यय सबसे पहले पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट, जहाँ पे मैं स्टार बना ली हूँ, समझ लो कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़नी ही है, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग कहाँ लगता है, हमेशा शब्द के पहले, ठीक है। तो शब्द से पहले लगता है, ईमानदार है ना। इसी तरीके से ईमान में कौन सा लगा हुआ है, ईमानदार, ठीक है। तो ईमानदार, दार का कोई मतलब नहीं होता, ईमान, है ना। तो यहाँ पर जो ई लगा है वो क्या है, हमारा उपसर्ग है। प्रत्यय क्या हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यय हमारा जो आखिरी में लगता है ना। जैसे दार का कोई अपना अर्थ होता है, नहीं होता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वो लास्ट में लग जाएगा, तो वो प्रत्यय हो जाएगा। जिसका अर्थ होगा वो हमारा क्या होगा, उपसर्ग हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पर देखो एक चीज और दी है, इसमें गद्यांश भूल गई थी। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, है ना, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, और उसमें से आपको यह समझाया जाएगा कि इस पैराग्राफ में से आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे और आपको उसमें से छांट के कुछ आंसर करने हैं, ठीक है। और ये इतना इजी नहीं होता जितना आप समझते हो, ठीक है, ये इजी नहीं होगा। अब यहाँ आते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो यहाँ से भी आपके 1 से 2 नंबर बन जाते हैं। तो आपने मुहावरे पढ़ने हैं। हमारे मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्तियाँ क्या होती है, हमको मुहावरे छाटने होते हैं, है ना। तो ये हमारे बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें आपको नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत। अब यहाँ रस, छंद, अलंकार बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपका अलंकार पूछ लिया जाएगा, है ना। आपको पता, मैं पहले भी आपकी अलंकार की क्लास यहाँ पे ऑनलाइन यूट्यूब में ले चुकी हूँ। तो अलंकार से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि इस वाली लाइन में कौन सा अलंकार है बताओ, तो इस तरीके से पूछा जाएगा। छंद पूछे जाएंगे, रस पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको फिर से स्टार बना रही हूँ, जहाँ पर स्टार बना रही हूँ आपको मैंने बता दिया, अलंकार में स्टार बना लो इस वाली लाइन में। उसके बाद ये आपका स्टार बना लो, क्यों, क्योंकि जो भी हमारी भाषा से संबंधित है ना, आपको पता होगा कि भाषा में खड़ी बोली आई, और खड़ी बोली से हमारी हिंदी आई है, और खड़ी बोली से ही हमारी सारी रचनाएं, जो भी कविकार थे हमारे, है ना। आपका जैसे आपका प्रसाद द्विवेदी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है ना, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो इन सारी, मतलब आप इन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी हैं, क्या क्या कृतियाँ लिखी हुई है, कौन सी किताब लिखी है, कौन से इनको पुरस्कार मिले हैं। तो यहाँ पर किताब, पुरस्कार, रचना सबसे पूछा जाता है क्वेश्चन। किताब है, रचना है, पुरस्कार है, तो ये सारे संबंध, मतलब इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने समझा कि व्याकरण में आपका इतना कुछ आएगा। आप देख सकते हो आपको अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे आपके शिक्षा शास्त्र की। तो अब हमने बात करनी है भाषा शिक्षण शास्त्र की। भाषा शिक्षण शास्त्र का मतलब, भाषा मतलब क्या होता है, जो हमारी लैंग्वेज है। शिक्षण मतलब क्या होता है, टीचिंग, है ना, क्या होता है,
टीचिंग मतलब पढ़ाना या पढ़ना, शास्त्र मतलब क्या होता है, ज्ञान, है ना। तो अब यहाँ पर आपको कुछ कंफ्यूजन होगा, सीधी सी बात है, नॉलेज, ज्ञान मतलब नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमें क्या देना है, भाषा शिक्षण शास्त्र, मतलब कि जो हमारी लैंग्वेज है, भाषा है, उसको टीच, उसको पढ़ाना है, उसका ज्ञान देना है। अभी किसको देना है, बात यहाँ पे आती है। आपको पता है कि ये हम सब क्यों पढ़ रहे हैं, हम एक टीचर, एक अध्यापक बनने के लिए बन रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि सारी चीज़ें किसको लेकर होंगी, बच्चों को लेकर होगी, हमें बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों को लेके होगी। तो आपने क्या करना है, जब आप पेडागोजी करते हो तो आपके सामने जब भी क्वेश्चन होता है तो इतना समझ लो कि आप उन बच्चे हो और बच्चे आपको, बच्चों को समझ के आप माँ बाप हो और वो बच्चा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बच्चा है। आप जो क्वेश्चन का आंसर करोगे वो अपने बच्चे को समझ के करोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे दिखा है भाषा शिक्षण विधि, तो यहाँ पर भाषा शिक्षण विधि का मतलब है कि आपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कौन सी विधि से पढ़ाना है बच्चों को जिससे आपको जल्दी आ जाए। इसमें विधि में आपका आगमन निगमन है ना, प्रोजेक्ट विधि, आपका प्रश्नावली विधि ये आती है, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे इसको, आप लोग अगर क्लास ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ भाषा शिक्षण की उपागम, उपागम का मतलब होता है यहाँ पे प्रणाली, और प्रणाली का मतलब होता है प्रोसेस, कि आप किन किन प्रोसेस से होकर गुजर कर आप क्या करते हो, क्लास में आते हो। क्लास से पहले आप भी क्या करते हो, पहले अपना डेमोस्ट्रेशन, मतलब आप अपना पढ़ते हो फिर क्लास में आते हो। तो वो जो प्रोसेस है उसके बारे में है कि आपने क्या प्रोसेस आजमानी करनी है। उसके बाद है यहाँ पे भाषाई दक्षता का विकास, आपको बच्चे का कौशल, कौशल मतलब स्किल्स, तो आपको बच्चे की जो दक्षता है, जो उसकी पूर्णता है, जो उसमें जो एबिलिटी है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, इसको कैसे डेवलप करोगे बच्चे को। बहुत सारे बच्चे हैं, उनको कैसे डेवलप करोगे। तो यहाँ पर एक तरीके से एक शिक्षक बनने के लिए आपको क्या दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, इतना समझ लो। उसके बाद है यहाँ पे शिक्षण अधिगम सामग्री, तो आपको पता ही है जब हम लोग पढ़ाने जाते हैं तो हमें बहुत सारे, आपको लर्निंग, अधिगम मतलब होता है लर्निंग, तो लर्न करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी सामग्रियों का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि इसमें क्या आ जाता है, श्रव्य, दृश्य, ठीक है, श्रव्य, दृश्य और उसके बाद श्रव्य दृश्य साधन, तो 3 साधन होते हैं इसमें, आगे डिस्कस करेंगे क्लास में। फिर है बहुमाध्यम एवं शिक्षण के संसाधन, ये भी सेम वही है, संसाधनों में आएगा, जैसे आपका ये मार्कर है, बोर्ड है, ठीक है, बाकी आपकी चीज़ें हैं। उसके बाद है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, तो आपको पता है कि जब आप आपको टीच किया जा रहा है तो आप बच्चों का मूल्यांकन तो करेंगे ना। आप एक क्लास है, क्लास ओवर हो गई है, उसके बाद आपने बच्चे से कैसे क्वेश्चन पूछने हैं कि बच्चे ने आपकी क्लास में कितना पढ़ा, कितना समझा, कितना नहीं किया, तो आपने उसका इवैल्यूएशन करना है ना, उसको क्या करना है, उसका मूल्यांकन करना है। लास्ट में आपका क्या है, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, इसका मतलब उपलब्धि मतलब क्या है, बच्चे ने कितनी उपलब्धि कर ली है, मतलब कि लास्ट सेमेस्टर में अब आपने पूरा साल बच्चे को पढ़ा दिया है, अब उसका क्या रहेगा, एग्जाम लेंगे। अब एग्जाम लेने के बाद आपने क्या करना है, मूल्यांकन करना है बच्चे का। अब मूल्यांकन एक होता है आखिरी में और एक होता है पहले या क्लास में। यहाँ पे लिखा हुआ है सतत मूल्यांकन, सतत मतलब होता है लगातार, कि क्लास में, क्लास खत्म हुई, आपने उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछा, तो एक सतत मूल्यांकन हो गया। उसके बाद है उपचारात्मक, उपचारात्मक मतलब होता है कि जैसे आपने पूछ लिया बच्चे से कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपने पूछ लिया उसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सुनने के बाद आप उसको दवाई दोगे या आप उसकी हेल्प करोगे, तो आप उसका उपचार करोगे, तो उपचारात्मक मूल्यांकन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपना क्या करना है, आपने अपना टीचर बनने का जो सपना है वो पूरा करना है, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ टीचर के लिए होता है कि आपको अपना बच्चा समझ के क्वेश्चन का आंसर देना है, बस आपने इतना इसमें आजमाना है। तो इसमें कहीं पर भी आपका ऐसा क्या होगी, 15 नंबर कहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा यूटेट का पूरा सिलेबस था। अब बात ये आती है, इसका हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुका है और ऑनलाइन भी हो चुका है। तो आप लोग अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको मैं अपनी सारी डिटेल्स दे चुकी हूँ। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।